हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट्स ग्रिड। तो जैसे आपको पता है कि आज से हम लोगों का जीके सेशन स्टार्ट है। तो फर्स्ट सेशन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री सेशन वन। मॉडर्न हिस्ट्री सेशन वन में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस डिस्कस करेंगे। पहले फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर दूं कि हिस्ट्री सिर्फ टिस के लिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी तुम कोई जीडी टॉपिक लिख रहे हो या माइका में स्टार्ट कर रहे हो अपना कोई टॉपिक, तो यू कैन रिलेट विथ हिस्ट्री ऑल्सो। तुम कोई ना कोई चीज़ें हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो कि किस तरह से, जैसे लेट करो कोरोना के लिए ही कुछ लिखने को आता है तो तुम हिस्ट्री में लिख सकते हो कि कितनी कितनी खराब कंडीशन थी उस समय। बंगाल में भी जिस समय आया था ये सब चीज़ें हुई जिस समय, उस समय कितनी खराब कंडीशन थी, लेकिन हम लोगों ने ओवरकम किया उस पोजीशन से भी। तो काफ़ी चीज़ें तुम इंट्रोड्यूस कर सकते हो अलग अलग पॉइंट पे। और स्पेशली जब जीडीपीआई पीआई भी होता है उस समय भी अगर तुम लेट करो किसी भी कानपुर से हो या बंगाल से हो या किसी एक उड़ीसा से हो, अगर जो तुम्हारी हिस्ट्री है उससे रिलेशन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर थोड़ा थोड़ा आइडिया है, स्पेशली बंगाल से इतनी रिलेटेड रही हैं चीज़ें, तो आप बंगाल से भी पूछी जा सकती हैं। 1905, 1911, है ना, काफ़ी काफ़ी पॉइंट है जिस समय जिससे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सेम फॉर अदर सिटीज़ ऑल्सो, जो जो अपने सिटीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर आप टिस के लिए नहीं भी प्रिपेयर कर रहे हो तब भी आइडिया होना चाहिए। इसके साथ साथ जब करंट अफेयर्स कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ें नहीं, वो बाद में भी रटने वाली चीज़ें हो सकती हैं। उसके साथ साथ आप लर्निंग प्रोसेस पे रहो कि एक टॉपिक है तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी पता हो। मैं आर्टिकल, जैसे मैंने कहा कि जब भी कोई टॉपिक अपडेट करूंगा तो उसके साथ आर्टिकल जरूर दूंगा कि यहाँ से ये टॉपिक है तो आप रीड करो उस टॉपिक से रिलेटेड। हर टॉपिक का नहीं, जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, जो आपके आरसी सेक्शन में भी हेल्प करे। वो रीडिंग तो आप ऑलरेडी करते ही हो, तो वो आरसी सेक्शन में भी आपके हेल्प करे। ठीक है, धीरे धीरे हम अपनी क्लासेस, अपने वीडियोस का पेस इंक्रीज करेंगे। अभी कम रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी आप पे ऑलरेडी LRDI क्वांट VA का वो है, तो बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। छोटे छोटे वीडियोस 10 मिनट 15 मिनट की स्टार्ट करेंगे। आज का थोड़ा सा मे भी लेंदी चला जाए क्योंकि स्टार्ट में थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, वैसे डायरेक्टली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। और उसके साथ साथ जो भी मैं टॉपिक यहाँ पे कराऊंगा उस टॉपिक का धीरे धीरे एक एक ऐसे, जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के 4-5 क्लासेस करा ली, तो 4-5 क्लासेस के बाद जब भी टाइम मिलेगा तो हम लोग एक लाइव सेशन रख के एक बार डिस्कशन कर लेंगे उसी चीज़ों का, 4-5-6 चीज़ों का, जिससे कि आपके दिमाग में एकदम वो चीज़ बैठ जाए। और इन केस कभी फ्यूचर में नीड पड़े तो यू कैन राइट दोज पॉइंट ऑल्सो, उनका कहीं ना कहीं यूज़ कर पाओ। उसके साथ साथ अगर टिस का एग्जाम दे रहे हो तो टिस में मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन बनते रहते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली बुक्स में 1857 से स्टार्ट होती है, लेकिन जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 1885 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के फॉर्मेशन से अपना स्टार्ट करेंगे। तो मैं जो नोट डाउन करता जाऊंगा उसकी आपकी PDF भी देता जाऊंगा। अगर कोई पॉइंट जो की पॉइंट होगी वो मैं नोट डाउन करूंगा, जिससे कि आप जब रिवाइज कर रहे हो तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती चली जाए। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में ना करा के आपको कंसाइज चीज़ें बता दूं, जिससे कि आप आइडिया लग पाए कि आपको हाँ ये इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। और जो की पॉइंट आपके बुक्स में पूछे जा सकते हैं, जो आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उनका मैं कंप्लीट आइडिया दे सकूं आपको। स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय फर्स्ट जीके वीडियो, तो अगर कुछ कमी रह जाए तो माफ़ करना और अपने फीडबैक जरूर बता देना मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हमारा कब हुआ था? पहला टॉपिक जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का फॉर्मेशन जो हुआ है दैट इज इन 1885। 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। क्यों हुआ था फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, किस तरह से ये लीड किया है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के लिए, काफ़ी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेलिंग में सीखेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको ट्राई करता हूं कि थोड़ा बहुत इसकी बैकग्राउंड की पिक्चर दे दूं कि कहाँ हम लोग सफ़र कर रहे थे चीज़ों में। ब्रिटिश एकदम वो थे, हम लोगों पर हावी थे, और हम लोग ने फिर भी 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन कर लिया। क्या हुआ ना कि कई चीज़ें उस समय क्या हुआ कि ब्रिटिश भी हमारी एजुकेशन में काफ़ी ध्यान दे रहे थे। मतलब काफ़ी ध्यान क्या दे रहे थे, काफ़ी चीज़ें एजुकेशन के लिए हो रही थी। तो ये एजुकेशन भी जो थी ना, ये भी एक कांग्रेस के फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एजुकेशन होने से क्या मतलब है, अब मैं जब एजुकेशन बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी कि हाँ ये एजुकेशन रिलेटेड थी चीज़ें। अब क्या था एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें कि जो अपर मिडिल क्लास बंदा था, अपर मिडिल क्लास, है ना, तो वो बंदा बाहर जैसे लॉयर हो गए, है ना, डॉक्टर हो गए,
तो वो लॉयर डॉक्टर जब बाहर जाते थे तो उस समय काफ़ी रिवोल्यूशन चल रहे थे अलग अलग जगहों पे, सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा था, काफ़ी जगहें काफ़ी कंट्रीज़ में ये सब चीज़ें वर्क कर रही थी। तो उन्होंने देखा ये चीज़ें इस तरह से वर्क करती हैं। तो ये मतलब एक दूसरे से इम्पैक्ट जब आया ना, जैसे स्पेशली जो बहुत बहुत कंट्रीज़ में यहाँ से इम्पैक्ट आया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने काफ़ी इम्पैक्ट डाला है अलग अलग कंट्रीज़ पे, जिसके कारण रेवोल्यूशंस क्रिएट हुए हैं अलग अलग जगह पे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंडियन नेशनलिज्म का। इंडियन नेशनलिज्म जहाँ से धीरे धीरे आया है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की लिबरल थॉट हमारे में किस तरह से डेवलप हुई धीरे धीरे, तो वो एजुकेशन का उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल था, और एजुकेशन से रिलेट करके फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो जब तुम कोई पॉइंट लिखो एजुकेशन रिलेटेड तो तुम फ्रेंच रेवोल्यूशन का वहां से जोड़ सकते हो। जब ब्रिटिश में एजुकेशन हम लोग ब्रिटिश के लिए कैसे, ब्रिटिश ने एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें लाए थे वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे कि क्या कौन कौन सी पॉलिसीज ब्रिटिश लाए एजुकेशन, उस पर भी इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। सेकेंड चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम लोग बात करें, ट्रांसपोर्टेशन देखो क्या हुआ कि धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन, तुम्हें पता है कि धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हुआ। ब्रिटिश ही धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन ब्रिटिश ने, क्योंकि ब्रिटिश को एक जगह से दूसरे जगह तक अपना सामान ले जाना होता था, तो ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज किया गया। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज किया गया वैसे वैसे एक सिटी की फेट दूसरे सिटी की फेट से जुड़ने लगी। फेट का मतलब यह है कि लेट करो अभी एक कोरोना चल रहा है दिल्ली में और मुंबई में, अब कोरोना एक दूसरे से कैसे हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन है कि एक जगह से दूसरी जगह आ चुके हैं हम लोग, अब एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है। सेम चीज यहां पर थी कि अगर एक जगह क्रॉप खराब हुई है उसका इंपैक्ट दूसरी जगह भी आता है ना। कहीं पे अगर पंजाब में राइस की कुछ खराब होता है तो दूसरी दूसरी सिटीज में भी उसका इंपैक्ट आएगा। सेम जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होने लगा, एक सिटी की फेट दूसरे सिटी पे आने लगी, तो हमें रियलाइजेशन हुआ कि किस तरह से यूनिटी हमारे अंदर इंक्रीज होनी चाहिए कि हम लोग एक सिटी की फेट, तो धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन से क्या हुआ कि एक सिटी के जो पॉलिटिकल व्यूज थे वो दूसरी सिटीज में भी पॉलिटिकल व्यूज आने लगे। जैसे अभी भी होता है सेम चीज कि अगर दिल्ली में कोई चीज खराब हो रही है उसका इंपैक्ट कहीं पे है, उसके पॉलिटिकल व्यूज कहीं पे आ रहे हैं, सब घूम रहा है, थोड़ा गंद ज्यादा मच गया लेकिन फिर भी। तो सेम चीज पहले भी थी कि ट्रांसपोर्टेशन जैसे से इंक्रीज हुआ, अच्छे आइडियाज एक दूसरे के पास आने लगे, मीटिंग्स होने लगी बंदों के बीच में धीरे धीरे। जैसे से मीटिंग होने लगी तो ये सब आइडियाज जो अच्छे वो अपर मिडिल क्लास के बंदे थे जो बाहर से पढ़ के आए थे, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की अलग अलग यूरोपियन थॉट्स, अलग अलग थॉट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करी, जिसके थ्रू ये फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस की एक नींव पड़ी। नींव पड़ी का मतलब है कि बेस बना, स्टार्टिंग का बेस यहीं से स्टार्ट हुआ। तो ट्रांसपोर्टेशन भी धीरे धीरे एक इंपॉर्टेंट रोल था, और जैसे जैसे व्यूज वो होने लगे तो धीरे धीरे ये आइडिया हमें लगने लगा। पहले तो ये आइडिया ही नहीं था, जब बैकग्राउंड में जाओगे ना पीछे, जब हम लोग और सीखेंगे पीछे तो यू विल अंडरस्टैंड, जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि पहले तो ये आइडिया नहीं था कि ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन कर भी रहे हैं, इतना भी मतलब लोग उस चीज़ों पे नहीं थी। ये धीरे धीरे आइडिया लगने लगा कि ब्रिटिश जो है हम लोगों का एक्सप्लोटेशन के लिए आए हुए, और हमारा जो इकोनॉमिक जो हम लोग बैकग्राउंड में जा रहे हैं, इकोनॉमिक जो हम लोगों की डिक्रीज हो रही है, उसका रीजन जो है वो ब्रिटिश कॉलोनियल ही है। धीरे धीरे लोगों को ये रियलाइज होने लगा। जैसे जैसे ये रियलाइजेशन आने लगा तो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में ये काफी ज्यादा हेल्प हुई। इसके साथ साथ जो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में चौथी चीज इंपॉर्टेंट आई वो रोल ऑफ प्रेस का काफी रोल था जब ये फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में। जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे एजुकेटेड जो थे अपर मिडिल क्लास, जो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में मैक्सिमम बंदा इन्वॉल्व था वो अपर मिडिल क्लास ही बंदा इन्वॉल्व था। तो रोल ऑफ प्रेस उस समय काफी इंपॉर्टेंट था। रोल ऑफ प्रेस मेनली 1877 जब थी, 1877 आई 78 समथिंग लाइक दिस, तो 1877 में 169 to 170 न्यूज़पेपर वर्नाकुलर लैंग्वेज में आने लगे। तो धीरे धीरे लोगों को थॉट्स का आइडिया होने लगा, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखने लगे। अभी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में किस तरह से इस पर भी एक एक्ट आया था, वर्नाकुलर एक्ट, तो जिसपे काफी ज्यादा रोका गया प्रेस को कि अपनी प्रेस पे जो आर्टिकल लिखने लगे वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट हुए। उसी समय एक अमृता बाजार पत्रिका थी जिसके लिए आ गया। हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे प्रोसेस पे लाएंगे इस चीजों को। तो रोल ऑफ प्रेस पे 1877 पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े आर्टिकल आने लगे कि किस तरह से ये खराब है, किस तरह से ब्रिटिश ने ये हम लोगों पर किया हुआ है, तो काफी आर्टिकल आने लगे।
तो वर्नाकुलर एक्ट भी उस पर आया था, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो इस समय रीच भी बहुत, प्रेस की रीच अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख 2 लाख लोगों तक रीच जाने लगी। उस वर्नाकुलर जो प्रेस, जो वर्नाकुलर हम लोगों के लैंग्वेज में आने लगे, उनकी रीच काफ़ी इंक्रीज होने लगी। तो ये सब पॉइंट्स जो थे वो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जिस पर मतलब काफ़ी लिबरल थॉट्स, किस तरह से बैकग्राउंड पे जब एजुकेटेड बंदा जो था बाहर गया, लिबरल थॉट्स आए हमारे में, लिबरल थॉट यूरोपियन से काफ़ी लिबरल थॉट आए। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ होगा, यूरोपियंस का रोल उसमें काफ़ी थे। काफ़ी ऐसे यूरोपियन राइटर्स एंड सो ऑन थे जिनकी 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 थॉट्स पढ़ के हम लोगों को लिबरल और नेशनलिज्म की रेडिकल थॉट्स थोड़े थोड़े डेवलप हुए। कौन, मिल्टन हो गया ना, मिल्टन था, जॉन थे, और शैली, स्पेंसर, ये सब जितने भी थे, तो इनके थ्रू भी काफ़ी चीज़ें हम लोगों के आई। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई, ट्रांसपोर्टेशन से, इकोनॉमिक्स से, रोल ऑफ प्रेस से, एजुकेशन से। तो यू कैन मेंशन दीज पॉइंट्स कि कभी कभी अगर कभी एजुकेशन रिलेटेड कोई चीज़ लिखने को आती है तो तुम ये मेंशन कर सकते हो, है ना। कहीं पर भी कोई चीज़ आती, कैसे ये चीज़ें चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हेल्प करता है, तो एक दूसरे की सिटी की फेट रिलेट करते हैं, ये सब मेंशन कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में कैसे रोल ऑफ प्रेस कैसे मेंशन कर सकते हो, तो उसको रोल ऑफ प्रेस को पीछे से रिलेट कर दिया। तो इस तरह से चीजें यू कैन मेंशन। तो यहां पे मैं एक और पॉइंट फिफ्थ लिख देता हूं कि यूरोपियन राइटर्स रेडिकल एंड लिबरल थॉट्स। ठीक है, यूरोपियन राइटर में यू कैन मेंशन, अगर कभी मेंशन करना हो, मिल्टन, जॉन, शैली, है ना, ये सब मेंशन कर सकते हो तुम फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में। अब इसके बाद जो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस जो हुआ है दैट इज इन 1885 में। अब अगर किसी चीज का फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन करने का मतलब क्या है कि मीटिंग होगी। तो जो फर्स्ट सेशन था इसका, जो फर्स्ट सेशन था वो कहां पर हुआ, 1885 में हुआ, और एक कॉलेज में हुआ था, मुंबई में ये सेशन हुआ था, मुंबई के कॉलेज में कराया गया था ये सेशन, मुंबई के। और 78 डेलीगेट्स उस समय, बहुत फेमस लाइन है 78 इसलिए याद है क्योंकि इस पर काफ़ी स्टोरी है 78 डेलीगेट्स पर, तो उतनी डिटेलिंग में हम लोग नहीं जाएंगे। तो मुंबई में 78 डेलीगेट्स, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। कई सेशन इंपॉर्टेंट हैं जिनके आपको प्रेसिडेंट का आइडिया होना चाहिए कि उस समय कौन प्रेसिडेंट था। तो WC बनर्जी जो थे इस समय उसके प्रेसिडेंट थे, और ये आपको आइडिया होना चाहिए कुछ ईयर के सेशंस का, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर आपको आइडिया हो, जैसे 1885, 1891, 1905, 1906, 1917 लखनऊ का सेशन। तो उस समय ये है मेनली मॉडरेटर। बेसिकली 1885 जब से कांग्रेस हुआ और 1905 तक वो मॉडरेटर का माना जाता है कि मॉडरेटर के पक्ष में ज्यादा चीजें रहती थी। अब समझना मॉडरेटर के बारे में क्या थी, थोड़ी चीजें मॉडरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मॉडरेटर का क्या था कि ये लोग मॉडरेटर, जैसे मैंने कहा कि जब स्टार्टिंग हुआ कांग्रेस का फॉर्मेशन तो अपर मिडिल क्लास से हुआ, तो मॉडरेटर मेनली अपर मिडिल क्लास के बंदे थे। अपर मिडिल क्लास से मॉडरेटर जो थे वो अपर मिडिल क्लास, मतलब एजुकेटेड लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये सब मतलब अपर मिडिल क्लास के। ये लोगों का मेन जो था मीडियम जो था वो प्रेस मीडियम था। इनका मेन मीडियम जो था प्रेस था। प्रेस पे बड़े बड़े आर्टिकल लिखना, उनकी पॉलिसीज की, ब्रिटिश की पॉलिसी में क्या कमियां आई ये बताना। लेकिन मॉडरेटर के पॉजिटिव पॉइंट भी थे, उसके साथ निगेटिव पॉइंट भी थे कि मॉडरेटर प्रेस के थ्रू ही सब वर्किंग करते थे। उन्होंने डायरेक्ट मास को इन्वॉल्व नहीं किया, नो डायरेक्ट मास इन्वॉल्वमेंट।
मास, डायरेक्ट मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया कि छोटे छोटे जो बंदे हैं, है ना, उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया। 1885 से 1905 तक यही चीजें चलती रही। 1905 में जिस समय बंगाल का पार्टीशन की बात स्टार्ट हुई है ना, उस समय डायरेक्ट मास के इन्वॉल्वमेंट पे चीजें वर्क करना स्टार्ट हुई। इससे पहले डायरेक्ट मास का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, सिर्फ वही जो अपर मिडिल क्लास बंदा था वही प्रेस के थ्रू अपनी चीजें वर्क करता था। चौथी चीज, जो मॉडरेटर थे दे आर लॉयल टू ब्रिटिश। ऐसा नहीं है कि वो ब्रिटिश को, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब तुम्हारे में उतने डिटेलिंग में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें आइडिया एक बार मैं दे ही रहा हूं तो आइडिया दे दूं कि दे आर लॉयल टू ब्रिटिश। वो लोग ब्रिटिश को थ्रो नहीं करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश को निकाल दो, ये उनकी पॉलिसी थी। दे जस्ट नीड इंप्रूवमेंट इन द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। वो ब्रिटिश की पॉलिसीज में इंप्रूवमेंट चाहते थे, इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट आए। जब लाल बाल पाल का आएंगे तो वो एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं, और वो उनका वो था कि वो ब्रिटिश को ओवरथ्रो करने का प्रोसेस उन्होंने रखा हुआ था। मॉडरेटर क्या था, दे आर लॉयल टू ब्रिटिश, दे जस्ट नीड गुड पॉलिसीज फ्रॉम ब्रिटिश। वो प्रेस के थ्रू यही चीज करते थे। जैसे उनकी पॉलिसीज में क्या क्या पॉलिसीज मेनली चाहते थे, मेनली वो क्या चाहते थे कि इंडियंस जो हो, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, ये उनकी डिमांड थी। मेनली उनकी 3 से 4 डिमांड थी जो इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं उनके लिए। पहली चीज, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, जितनी भी सिविल सर्विसेज है उनको इंडियनाइजेशन कर दिया जाए उनका। सेकंड जो डिमांड थी उनकी, ये भी इंपॉर्टेंट डिमांड है तुम्हारी, कि जो भी ब्रिटिश काउंसिल हुआ करती थी उस समय, इसके बारे में भी हम लोग पहले जाके पढ़ेंगे ब्रिटिश काउंसिल के लिए भी। जो भी ब्रिटिश काउंसिल थी उसमें मोर नंबर ऑफ इंडियंस को इंक्लूड करना। अब मोर नंबर ऑफ इंडियंस इंक्लूड करने से क्या होगा कि इंडियन ओरिएंटेड पॉलिसीज बनेंगी, थोड़ी बेटर पॉलिसीज का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए ब्रिटिश काउंसिल में मोर नंबर ऑफ इंडियंस। तो ऐसा नहीं था कि मॉडरेटर इंडियन को इंप्रूव करने के प्रोसेस में नहीं थे, वो थे, लेकिन दे आर लॉयल टू ब्रिटिश ऑल्सो। वो ब्रिटिश के लॉयल थे, ब्रिटिश को ओवरथ्रो नहीं करना चाहते थे। उनके दिमाग में अभी भी यही था कि जो ब्रिटिश है वो हम लोगों के लिए बेटर पॉलिसीज ला सकते हैं। तो वो ब्रिटिश के लिए लॉयल थे, लेकिन वो इंडियंस के लिए भी लॉयल होते हुए उनको कुछ बेटर पॉलिसीज प्रोवाइड करना चाहते थे थ्रू द ब्रिटिश। बट जब बाद में एक्सट्रीमिस्ट आएंगे 1905 के बाद, जब करजन वो पार्टीशन ऑफ बंगाल पे चीजें करता रहेगा और नहीं मानेगा मॉडरेटर की बात, तो एक्सट्रीमिस्ट उनसे कहेंगे कि तुम लोग, जो एक्सट्रीमिस्ट के डायरेक्ट वर्ड हैं, बुक्स पे लिखा हुआ है, जाके देखना कभी, जो अच्छी अच्छी नॉवेल्स हैं इसके लिए हिस्ट्री की, उसमें लिखा हुआ है कि लाल बाल पाल ने डायरेक्टली इनसे कहा मॉडरेटर से कि यू आर जस्ट दिस पर्टिकुलर प्रेस थिंग इज जस्ट एकेडमिक पास डाउन फॉर यू। एकेडमिक आप पास टाइम कर रहे हो, एकेडमिक पास टाइम आप कर रहे हो बस। इसका कुछ भी, जब तक आप मास को नहीं इन्वॉल्व करोगे तब तक कुछ भी चीजें चेंज नहीं होनी है। ये 1905 के बाद स्टार्ट हुआ है। तो इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस, ब्रिटिश काउंसिल। इसके बाद जो थर्ड चीज थी तुम्हारे लिए कि रेजिंग कस्टम ड्यूटी। रेजिंग कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि धीरे धीरे बाहर के ही सारा जितना यूरोपियन था वही सारा ब्रिटिश ही आने लगा था माल। इंडियन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी, तो उन्होंने यही कहा कि कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज करा जाना चाहिए, जिससे कि इंडियन भी जो हो वो भी अपनी इंडस्ट्री को बूम कर सकें। तो धीरे धीरे मॉडरेटर क्या था कि प्रेस के थ्रू ये सब चीजें लिखते थे। जब भी कोई पॉलिसी आई, बड़े बड़े आर्टिकल, बड़ी बड़ी चीजें, और धीरे धीरे 1885 में जब फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हुआ तो मीटिंग स्टार्ट होने लगी। जैसे जैसे मीटिंग स्टार्ट हुई तो थोड़ा बेटर प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मॉडरेटर की कमी क्या थी कि डायरेक्ट मास इन्वॉल्वमेंट मॉडरेटर ने नहीं किया था। ये मॉडरेटर की सबसे बड़ी कमी थी। लॉयल रहे, ब्रिटिश से लॉयल रहे, और यही चाहते थे कि ब्रिटिश जो पॉलिसीज हो उनमें चेंज हो। धीरे धीरे जब एक्सट्रीमिस्ट आएंगे, एक्सट्रीमिस्ट पिक्चर में जब आएंगे, तो जब एक्सट्रीमिस्ट पिक्चर में आएंगे तो एक्सट्रीमिस्ट का डायरेक्ट ये था कि ब्रिटिश को ओवरथ्रो करा जाए, ब्रिटिश को ओवरथ्रो करा जाए। ये एक्सट्रीमिस्ट की मेन थी कि ओवरथ्रो करो ब्रिटिश को। इनकी स्ट्रेटजी क्या थी एक्सट्रीमिस्ट की? एक्सट्रीमिस्ट की स्ट्रेटजी जो मॉडरेटर की स्ट्रेटजी नहीं थी, वो एक्सट्रीमिस्ट की स्ट्रेटजी थी। मॉडरेटर ने क्या स्ट्रेटजी नहीं करी? डायरेक्ट मास इन्वॉल्वमेंट नहीं था मॉडरेटर का, तो इनका था कि ये लोग डायरेक्ट मास इन्वॉल्वमेंट करें।
डायरेक्ट मास का इन्वॉल्वमेंट, ये स्ट्रेटजी पे ये लोग वर्क करते थे। जैसे जैसे यंग जनरेशन जो आई कांग्रेस की, वो एक्सट्रीमिस्ट फॉर्मेशन ही था उसका, वो डायरेक्ट मास इन्वॉल्वमेंट में बहुत ज्यादा, लाल बाल पाल, लाल गंगाधर तिलक, है ना, जो जो जितने भी आते रहे, लाल बाल पाल से नाम जो फेमस है, तो वो सब एक्सट्रीमिस्ट में आते रहे, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मासेस पे वर्क करते रहे। अब इसके बाद जितनी भी चीजें थी, और यही चीजें जैसे मैंने कहा कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर में काफी लड़ाइयां हुई, बाद में भी जाके देखोगे कि बाद में ये कांग्रेस दो पार्ट में बट गया, एक मॉडरेटर का, एक एक्सट्रीमिस्ट का, है ना। पुणे अधिवेशन के बाद, पुणे वो जो तुम्हारा पुणे में जो मीटिंग हुई उसके बाद ये चीजें फॉर्मेशन हुई, वो आगे जाके हम लोग सीखेंगे इस पे ज्यादा। फिर इसके बाद अगर तुम एक और बात कहे कि एक और जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी चलती है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के लिए, दैट इज कि जो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस था उसमें जो इन्वॉल्वमेंट हुआ वो एओ ह्यूम का, एक ब्रिटिश थे ये एओ ह्यूम, इनका इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुआ। अब क्या था कि जब जिस समय, ये थोड़ा सा 5 मिनट सुनना आराम से फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के बारे में, कि जब कांग्रेस का फॉर्मेशन था तो ब्रिटिश ने कांग्रेस को फॉर्म क्यों होने दिया, ये भी तो है। ब्रिटिश तो उनको वो कर सकते थे कि नहीं, कोई हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस नहीं होने देंगे, कांग्रेस क्यों बनने देंगे ब्रिटिश, क्योंकि उनके तो नुकसान में। तो वो कैसे बन गया कांग्रेस ऑफ फॉर्मेशन, फिर भी कैसे हो गया फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। तो ये क्या था कि ब्रिटिश जो कांग्रेस के बंदे थे वो एओ ह्यूम के पास गए, एक ब्रिटिश का बंदा था रिटायर्ड, तो एओ ह्यूम के पास गए। तो एओ से इन्होंने कहा कि कांग्रेस का फॉर्मेशन होने दो, हम लोग कोई भी रेडिकल चीजें नहीं करेंगे, जस्ट जो पॉलिसीज होंगी हम लोगों की ये डिमांड है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक भी जो होगी, जैसे जैसे अनरेस्ट आता जा रहा है पब्लिक के बीच में, तो वो पब्लिक के बीच से अनरेस्ट भी हटेगा, और हम लोग सिर्फ अपनी वो रखेंगे, डिमांड रखेंगे, अगर आपको एक्सेप्टेबल होगी तब भी ठीक है, नहीं होगी तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसी वे में रहें, ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ चले जाएंगे। तो एयू ह्यूम ने जाके ये चीजें रिप्रेजेंट करी। तो एयू ह्यूम पे एक थ्योरी चलती है सेफ्टी वॉल्व, ये भी मैं चलो लिख ही देता हूं। एक थ्योरी चलती है सेफ्टी, फिजिक्स वालों ने पढ़ा हुआ होगा, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी एंड लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर हाइपोथेसिस, ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर। अब समझो ये क्या थ्योरी का मतलब क्या है, कि एओ ह्यूम जब उसके पास गए, एओ ह्यूम ब्रिटिश के पास गए, तो एओ ह्यूम ने ब्रिटिश को ये चीजें रिप्रेजेंट करी। तो जो ब्रिटिश थे उन्हें कांग्रेस को कैसे देखा कि एक सेफ्टी वॉल्व की तरह, सेफ्टी वॉल्व की तरह देखने का मतलब यह है कि जैसे मैंने कहा कि पब्लिक में धीरे धीरे अनरेस्ट बढ़ रहा था, धीरे धीरे पब्लिक को समझ आ रहा था कि ये पॉलिसीज ऐसी लाई जा रही हैं कि हमारा एक्सप्लॉटेशन हो रहा है, तो कहीं पूरी पूरी पब्लिक इनके अपोज में ना आ जाए। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी की तरह जो ब्रिटिश थी, वो जो कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल की तरह देख रहे थे कि ये हमारे बीच में कभी अगर अनरेस्ट आता है तो ये लोग रोक सकते हैं उस चीज को। तो उनके लिए ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह था, जो भी चीजें थी, जो कांग्रेस थी वो एक सेफ्टी वॉल की तरह थी। लेकिन जो कांग्रेस थी वो इस चीज को एज अ लाइटनिंग कंडक्टर देख रही थी। लाइटनिंग कंडक्टर का क्या था कि डायरेक्टली तो चैलेंज नहीं किया हुआ था, लेकिन धीरे 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 प्रेस के थ्रू धीरे 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 अपनी पॉलिसीज चेंज कराते हुए, इंडियनाइजेशन कराते हुए सिविल सर्विसेज का, धीरे 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 कांग्रेस का ये था कि ब्रिटिश को ब्रेक कर देना पूरा, नॉट ओवरथ्रो बट ब्रिटिश की पॉलिसीज को इंडियनाइजेशन कर देना। तो एक तरफ कांग्रेस जो थी वो सेफ्टी वॉल की तरह थी, एक तरफ जो थी वो लाइटनिंग कंडक्टर की तरह देखा जा रहा था इस समय। आई होप कि ये पॉइंट तुम्हें क्लियर होगा। अब 1920 के बाद, जब 1920 में जिस समय गांधीयन एरा स्टार्ट होगा, उस समय धीरे 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 ब्रिटिश को आइडिया लगने लगेगा कि जो मेरी पॉलिसी थी, जो मैं जिस तरह से कांग्रेस को सेफ्टी वॉल की तरह देख रहा था, वो मेरी गलत पॉलिसी थी, मुझे कांग्रेस को सेफ्टी वॉल की तरह नहीं देखना चाहिए था। अब ये चीजें आउट ऑफ हैंड जा रही हैं, ठीक है ना, लेकिन वो चीजें लाइटनिंग कंडक्टर की तरह चीज ली जा जाती। धीरे 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 जो था वो इंडियन जो थॉट प्रोसेस पे थे कि लाइटनिंग कंडक्टर की तरह है, तो वो सही था। धीरे धीरे इंडियन नेशनलिज्म की वैल्यू बढ़ती चली गई, धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड कि
47 आते 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 कांग्रेस में कई चीज़ें चेंज होती चली गई, और जो धीरे धीरे ब्रिटिश को सपोर्ट करने में थे, ब्रिटिश के लॉयल थे, धीरे धीरे ब्रिटिश को वो ओवरथ्रो करने में सफल हो गए थे। ठीक है, ये चीज़ें तुम्हारी यहाँ पर एज अ लाइटनिंग कंडक्टर और ये थे। तो कांग्रेस जो थी, बेसिकली जो कांग्रेस थी वो इस चीज को, ओवरऑल चीज को, या तो मैं कहूं कि एओ हुम को एज अ लाइटनिंग कंडक्टर देख रही थी, और जो ब्रिटिश थी वो एओ हुम को एज अ सेफ्टी वॉल देख रही थी। ओवरऑल कांग्रेस को भी क्या कहा जाता है, कहीं कहीं पर एओ ह्यूम के बारे में ये चीजें लिखी जाती है कि व्हाट इज द सेफ्टी वॉल थ्योरी एंड व्हाट इज लाइटनिंग कंडक्टर एज एन हाइपोथेसिस। ये चीजें आई होप कि तुम्हारे सामने क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं कुछ प्रेस से रिलेटेड 2 मिनट, फिर हम लोग ओवर करेंगे ये सेशन। कि जैसे मैंने कहा कि प्रेस से रिलेटेड 1877 में, उस समय प्रेस बहुत ज़्यादा थी। 1877 में कुछ चीज़ें तुम्हें जीके के पर्सपेक्टिव से जाननी चाहिए। यहाँ पर जीके के पर्सपेक्टिव से तुम्हें यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझनी चाहिए कि क्या क्या जीके के पर्सपेक्टिव से तुम्हारी इंपॉर्टेंट है। 1877 में मैंने जैसे कहा कि काफ़ी वर्नाकुलर प्रेस फ्रीडम पे आई थी, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हुआ प्रेस की फ्रीडम, ये पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रेस की फ्रीडम पे। 1835 में मैट क्लेफे था, मुझे एग्जैक्टली नाम इसका याद नहीं है, मैट कैल्फे समथिंग लाइक दिस। ठीक है, वो जब तुम्हारे ऑप्शन में आएगा तो यू कैन राइट दैट। तो 1835 में, जिस समय 1835 में एक लॉ लाया था ये, जिससे कि प्रेस को फ्रीडम कहा जाता है। तो इसी को, जो मैट क्लेफे है, इसको हम लोग कहते हैं कि लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, ये तुम्हें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जीके के लिए। ठीक है, मैट कैल्फे जो है इज कॉल्ड लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि जो भी प्रेस जब ओपन करनी है तो उसके लिए एक तुम्हें, जैसे अभी भी प्रेस अगर ओपन करनी है तो कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए ना, लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस, तो वो सब उस समय, तो अगर तुम्हें प्रेस ओपन करनी है तो यू जस्ट नीड लाइसेंस, तुम्हें लाइसेंस की नीड होगी, लाइसेंस ले लो और अपना प्रेस ओपन कर सकते हो। इसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि 1877 में बहुत ज़्यादा आर्टिकल अपडेट होने लगे। 1860 से लेके 77 तक बेसिकली बहुत आर्टिकल ब्रिटिश के अपोज में होने लगे। तो 1877 में जब बहुत ज़्यादा आर्टिकल आने लगे, 1860 से 77 तक भी आते थे, 1877 में काफ़ी वर्नाकुलर आ गए, रीच बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो 1878 में एक एक्ट आया था, दैट इज नोन एज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर जीके पर्सपेक्टिव। जीके के लिए ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये किसके एरा में आया था, जैसे मैट कैल्फे को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया था लिटन लाया था। लिटन में कई पॉलिसीज लिटन लाया है, उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे लिटन के लिए। लिटन का एरा था एक पूरा, जिस समय बहुत ज़्यादा जालिम माना जाता है लिटन, उस समय काफ़ी पॉलिसीज, खराब पॉलिसीज जो थी यही लाया था लिटन ही। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, जीके के लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। कौन लाया था, लिटन की पॉलिसी थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जो रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, रिस्ट्रिक्शन ऑन लोकल लैंग्वेज न्यूज पेपर। ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर पे। अब हो क्या रहा था, यहां से याद कैसे रख सकते हो, समझो कि 1877 में बहुत ज़्यादा आर्टिकल लिखने लगे ब्रिटिश के अपोज में। ब्रिटिश के अपोज में बहुत ज़्यादा आर्टिकल लिखने लगे, तो ब्रिटिश क्या चाहेंगे, उसको रोकना। तो कुल मिला के यही रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि लोकल न्यूज़पेपर पे, कि जब भी तुम कोई आर्टिकल छापोगे तो पहले, अगर कोई आर्टिकल ब्रिटिश के लिए लिख रहे हो तो पहले उसको चेक किया जाएगा, और कोई भी रिटन में लिखाया गया, ये बहुत फेमस चीज़ है, लिखी लो। एक ये रिटन में लिखाया गया कि कोई भी एंटी ब्रिटिश जो होगा आर्टिकल, एंटी ब्रिटिश आर्टिकल विल नॉट बी देयर। सेकंड चीज, ये रिटन में एक बॉन्ड सिक्योरिटी रखाई गई उस समय, बॉन्ड सिक्योरिटी
50K की अप्रॉक्सीमेट, 50K या 75K की, वो प्राइस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉन्ड सिक्योरिटी उस समय दिखाई गई कि बॉन्ड सिक्योरिटी दिखाई गई कि अगर तुमने ये किया इस तरह की कोई भी वॉयलेशन किया एक्ट का वॉयलेशन, तो ये बॉन्ड सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी, उसके साथ साथ तुम्हारी प्रेस भी खत्म हो जाएगी, प्रेस भी तुम्हारी खत्म कर दी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा जब रिस्ट्रिक्शन हो गई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे, लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर पे, तो उस समय एक पेपर आया करता था, ये पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत डिटेलिंग में हो जाएगा। उस समय एक पेपर आया करता था अमृता बाजार, उन्होंने क्या किया, बहुत फेमस न्यूज़ थी उस समय कि अमृता बाजार था, उन्होंने अपना जो लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज की जगह इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज कर दिया। बंगाली था, उस समय ज़्यादातर पेपर बंगाली हुआ करते थे, बंगाली पेपर से इंग्लिश न्यूज़पेपर में चेंज कर दिया था उन्होंने, अमृता बाजार ने। तो कभी अगर याद रहे तो याद रह सकता है, ठीक है ना। तो फिर ये 1878 में लिटन की पॉलिसी थी वर्नाकुलर। तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ये कि लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कौन सा है, मैटकेल्फे, और जो 1878 है उसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन सा लाया, लिटन लाया, ठीक है। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1880 में 2 साल के बाद रिपन ने वो हटा दिया था इसको, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे रिपन के बारे में भी, छोटे छोटे पॉइंट इसके बारे में लिख के सीखेंगे। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, उसके तुम्हें पता चल गया कि रिस्ट्रिक्शन जो चीज़ें होंगी 1880 में रिपन ने उसको हटा दिया था। लिटन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिटन बहुत खराब पॉलिसी लाया था। तो लिटन पे मैंने देखा था कि उसमें टिस्ट पे क्वेश्चन लिटन पे बना भी हुआ था। चलो ठीक है, इतनी चीज़ों पे हम